8th 9th क्लास के बच्चों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बना दी है। 2 बच्चों ने मार्केट से फंड उठा लिया है। 8th क्लास के बच्चे ने 9 लाख रुपए का, 9th क्लास के बच्चे ने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उठाया अपने स्टार्टअप में। हेल्दी रहना है तो आपका दुनिया का बेस्ट कोच आके सिखा दे तो भी आप 1 महीने में नहीं कर सकते। अच्छा कंटेंट बनाओ, खूब अच्छी रिसर्च करके लाओ और आपके वीडियोस पे 100 व्यूज आएंगे। That's the problem. और आप अभी एक आइटम नंबर चालू कर दो और डांस कर दो, बस आपके लाखों व्यूज आ जाएंगे। जिस घर में पिताजी शराब पीते हैं वहां पे 90% केस में बच्चे भी शराब पीते हैं। तो स्टार्टअप में पेट्रोल का काम कौन सी चीज़ करती है? अभी रिसेंट की 4 दिन पुरानी न्यूज़ है कि हमें टाटा ने भी सपोर्ट किया है। फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि आज के टाइम में स्टार्टअप का कल्चर है। 2014 से पहले हमें स्टार्टअप के कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन इंडिया के अंदर स्टार्टअप थे ही नहीं। हम कभी कभी नाम सुनते थे कि स्टार्टअप क्या है और कैसे शुरुआत की जा सकती है। आज के टाइम में हमने इनोवेशन को काफ़ी सुना है, टेक्नोलॉजी को काफ़ी सुना है और एआई के आने से हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आज समय कहाँ जा रहा है। तो एआई और इनोवेशन एक दूसरे के पूरक हैं आज के टाइम में। तो वैसे ही एक खास एंटरप्रेन्योर आज हमारे साथ हैं इंदौर से, और एक एडटेक स्टार्टअप जो कि आईटी सेक्टर में, जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, और उनका नाम है मिस्टर मुदित ठाकर। ठाकर जी नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया, ऑल गुड। आपके कहने पे आज दिल्ली में आए हैं तो आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं। धन्यवाद आपने इनवाइट किया उसके लिए। जी सर, आप बताइए थोड़ा कि जो आपका ये एडटेक स्टार्टअप है रोबोटिक्स के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जहाँ पे आप बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं और वो कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इन बच्चों को रोजगार भी देगा और देश के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आपने ये कहाँ से, आपके दिमाग में ये आइडिया आया और कैसे आपने शुरुआत की एक एडटेक स्टार्टअप की? देखिए, एजुकेशन मुझे शुरुआत से पसंद है। मैं 2011 में मैंने मेरा एमटेक कंप्लीट किया जी। और उसके बाद में मैंने 2011 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ और उसके बाद में मैंने एमटेक में एडमिशन लिया जी। और जब ही से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा पुराना स्टार्टअप जो था ईडू स्क्वायर, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो अभी हम कर रहे हैं वो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ 25,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, मिलने का, बात करने का, उनसे सीखने का मौका मिला। 25,000 यूएसए जी, दैट्स अ ह्यूज नंबर जी, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। तो एजुकेशन जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो मन से आती है कि यस, हमने जो पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के बीच में पहुंचाया जाए। जी। अब यंगोवेटर का जो आइडिया है वो ऐसे आया है कि कई सारे पेरेंट्स आज जो जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहता है। पुराने पेरेंट्स भी चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा अवेयर पेरेंट्स है तो वो और ज़्यादा इन्वॉल्व होके बच्चों के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैरियर, आगे के फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं। और इसी दौरान में कई सारे पेरेंट्स ने ऑनलाइन लर्निंग करवा के कई सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अपनी बच्चों को ज्वाइन करवाया। बट वो बच्चों ने ज्वाइन तो किया, बट उनको जो क्यूरोसिटी थी वो स्पार्क तो हो गई, बट उसको कंटिन्यूटी में वो आगे नहीं बढ़ा पाए बच्चे। घर पे जब वो प्रैक्टिस करने के लिए गए तो उनके पास में कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था जहाँ पे जाके वो अपने क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स, अचीवमेंट्स, एक्लोड्स पूछे लोगों से। साथ ही में इन बच्चों को अगर आप सुनेंगे, देखेंगे तो ये क्यूरियस भी बहुत है, क्रिएटिव भी बहुत है। तो उद्देश्य ये था कि इन बच्चों को अगर हम कैसे भी करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ पे ये बच्चे अपने हुनर को ग्राउंड लेवल पे लेके आ सके, इनोवेशन नए नए बना सके। चूंकि इनोवेशन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एंटरप्रेन्योरशिप से, एंटरप्रेन्योरशिप से हमारी इकोनॉमी, देश की कनेक्टेड है। तो अगर हमको एज अ देश, इस देश को थ्राइव करना है आगे, तो मुझे बहुत सारे स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स निकालने होंगे। और तभी हम जो बोलते हैं कि $10 ट्रिलियन की, $15 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, वो हम एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से बना पाएंगे। और हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे नहीं होते हुए या कम होते हुए जब चीज़ें यहाँ बनेगी तो ही काम हो पा रहा है। वो तभी बनेगी जब बच्चे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के बनेंगे। उसी थॉट का एक, जिसको तो जर्मिनेशन दिमाग में था, और हमने फिर सोचा कि हमें नॉर्मल मार्केट में जो कोर्स बिक रहे हैं वो कोर्स बेचने वाला पार्ट नहीं करना एग्जैक्टली, हमें एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है। एंड दैट्स वाई हमने यंगोवेटर को एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म 2 तरीके से होता है। इसमें हम उसमें डिजिटल और फिजिकल का कॉम्बिनेशन डिजिटल कम्युनिटी दे रहे हैं। तो इसको हम लोग एक कॉमन टर्म बोलते हैं फिजिटल कम्युनिटी। तो फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। तो आप उसको समझ सकते हो कि डिजिटल में हमारा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन फॉर इनोवेशन समझ लो आप।
लिंक्डइन फॉर इनोवेशन। हाँ, जैसे लिंक्डइन प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए, वैसे इनोवेशन के लिए स्टूडेंट्स को अगर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो दे कैन कम टू यंगोवेटर, क्रिएट देयर प्रोफाइल, मीट लाइक माइंडेड पीपल एंड शेयर इट टू द वर्ल्ड। ऑन द डिजिटल वर्जन यू कैन कॉल अवरसेल्फ एज अ कल्ट फिट फॉर इनोवेशन। आपने कल्ट फिट की जिम चेन के बारे में सुना होगा, पूरे देश भर में जिम चेन है। वहाँ पे लोग अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, खुद को हेल्दी रखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे बच्चे अपने माइंड ट्रांसफॉर्मेशन, आपने बोला, इनोवेटर बनने के लिए हमारे पास में लॉन्ग समय के लिए आते हैं। और हम श्योर तरीके से, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम, विच स्टेट यू कम फ्रॉम, विच लैंग्वेज यू स्पीक, हम बच्चों को इनोवेटर बना के निकालते हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी वो बाद में डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन मुदित जी, यंगोवेटर का आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया कि आप क्या कर रहे हैं। यंगोवेटर को आज लोग जानते भी हैं और काफ़ी लोग आपको फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे चैनल्स पे आपको देखा है, पॉडकास्ट पे देखा है, यूनिवर्सिटीज़ आपको बुलाती हैं एज अ चीफ स्पीकर, वहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो अभी के लिए सेकेंडरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुदित ठक्कर जी के दिमाग में ये कहाँ से आया कि आई शुड स्टार्ट अ स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ एडटेक, एजुकेशन के फील्ड में मुझे कुछ करना है। वो कौन से गैप आपको दिखते थे कि यार ये गैप है एजुकेशन में और हमें ये फिल करने चाहिए? देखिए, एजुकेशन जो है वो आधार स्तंभ है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर आप सबसे बड़ा उसको गिफ्ट अगर दिया जा सकता है तो वो उसको नॉलेज का गिफ्ट दिया जा सकता है, ज्ञान का गिफ्ट दिया जा सकता है। जब व्यक्ति सक्षम होता है, मानसिक रूप से सक्षम होता है, वो किस बैकग्राउंड से आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कई सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है। कई सारे आईएएस ऑफिसर्स थे जो एक बहुत छोटे से हम्बल बैकग्राउंड से निकले, बट उनको उनके माता पिता के द्वारा या उनके खुद के निजी इच्छा अनुसार उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, एजुकेशन अच्छे से करा, तो आज वो बहुत अच्छी जगहों पे है। तो शुरुआत से यही एक पॉइंट था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। मतलब ये कि हमें एजुकेशन दिया जाता है, बहुत सारे वर्ल्ड में हमारे ब्रेन्स को डिफाइन भी किया जाता है, बट हम जो है बहुत सारी चीज़ें याद करने वाले पैटर्न में है। वो इसको रोटेड लर्निंग बोलते हैं ना, वो हाँ, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब बच्चे जो है उनको एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाता है, एग्जाम्स के लिए बच्चे रट लेते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और काम खत्म हो जाता है। मैं शुरुआत से थोड़ा सा रिबेलियस किड हूँ, रिबेलियस किड इन द जिद्दी, दूसरा नई सोच रखने वाला, कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, लेट से मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। और अभी एक फेमस फॉरेन के ऑथर है, उन्होंने इसी के ऊपर एक बुक भी लिखी है, ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाई। व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। तो एजुकेशन में भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन हमेशा बना रहा कि मैं जो भी मेरे एजुकेशन सिस्टम में हमको पढ़ाया जाता है, वो इक्वेशंस हो गई या वो थ्योरम्स हो गई या वो एल्गोरिथम्स हो गई, वो क्यों पढ़ाई जाती है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। ऑल्दो मैंने उसको सॉल्यूशन अपने लेवल पे जितना करने की कोशिश थी वो तो करी थी, बट उस लेवल पे नहीं कर पाया क्योंकि उस समय वो इकोसिस्टम नहीं था। पर जब मैं थोड़ा थोड़ा डिसीजन मेकर बना, सक्षम बनने की तरफ आगे बढ़ा, तो मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये स्टार्ट्स विद वाई करते होंगे कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमेशा बनाया जाए कि बच्चों की उस जिज्ञासा को, जिसको क्यूरोसिटी बोलते हैं, उस क्यूरोसिटी को फुलफिल किया जाए। अगर वो बच्चों की क्यूरोसिटी फुलफिल हो जाती है तो हमारा एजुकेशन सार्थकता की तरफ बढ़ेगा और बच्चे फिर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आगे जाके बनाएंगे। मुदित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी स्टार्टअप की बात करते हैं या कोई बिजनेस बनाने की बात करते हैं, तो एवरी बिजनेस स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम। पहले एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आपने बताया आपकी जो एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन के बारे में जो भी आपने गैप आपको एनालाइज हुए, एक चीज़ होती है इंस्पिरेशन। क्रिकेटर्स हमेशा बोलते हैं कि मेरे आइडल सचिन जी रहे हैं, जो आज के यंग क्रिकेटर्स हैं। कुछ आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बोलते हैं हम अंबानी जी को फॉलो करते हैं या अडानी को या एलोन मस्क को आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे इस फील्ड में जाना है? व्हाट वाज द सोर्स? मैं जब जिसको बोलते हैं ना, सोचने की शक्ति आई और देखा कि दुनिया क्या करती है, पिताजी माताजी से डिटैच होके ऐसा लगा कि हाँ, अब दुनिया में अपने को कुछ करना है। उस समय और आज भी मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खूब पढ़ा भी। मेरे फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे कुछ बहुत अभिन्न मित्र रहे हैं जो उनके साथ में बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। ओके। कलाम साहब के साथ में उन्होंने काम किया है।
तो हमारे ओवर डिनर या नॉर्मल बातचीत में हमारे कन्वर्सेशन उनको लेके हमेशा चलते रहते। उनके पब्लिक स्पीचेस को मैं बहुत ध्यान से, एक बार नहीं 10 बार ध्यान से सुनता कि एक शब्द उन्होंने क्या बोला है। आपने बायोग्राफी भी सुनी होगी, सब पूरा मतलब थॉरोली स्टडी करा है। तो उनके आप जब आचरण को पूरा देखोगे या जो उनके रिसेंट जितने भी आखिरी के जितने स्पीचेस थे या जो भी देखोगे, उसमें उन्होंने बहुत एम्फेसिस किया है कि बच्चों को पढ़ाई जो है उस पर फोकस करवाना चाहिए, एजुकेशन उनका बहुत फर्म स्ट्रांग होना चाहिए। और वो खुद स्वयं एक प्रत्यक्ष उदाहरण, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकला व्यक्ति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम। तो ये वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो एजुकेशन उनको जो जहाँ से भी मिली वो एक सही तरीके सिस्टमेटिक रूप से मिली, बट वो लाखों में हजारों में एक थे। हमें ये नंबर बढ़ाना है, हमको हजारों में हजार लोग ऐसे निकालना है जो ये प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे। जब वो एम्पावर होंगे तो पूरी दुनिया को एम्पावर करेंगे। बट मुझे जी एक प्रॉब्लम जो मेजर सामने आती है, चूंकि मैं पिछले 7-8 सालों से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा हूँ और 170 सेशन हमने डिलीवर किए हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो ग्राउंड लेवल की एजुकेशन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन का रियल मीनिंग ही नहीं पता है। उस चीज़ को हम कैसे मतलब ओवरकम कर सकते हैं, उन बच्चों को कैसे ये बताया जाए कि इस लर्निंग का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ से आप कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे आपने बातचीत किया कि भाई रोटन सिस्टम है, मानते हैं रट्टाफिकेशन है हमारे सिस्टम में, लेकिन उससे कैसे जीता जाए, क्योंकि सिस्टम तो वैसे ही काम करेगा। मी एंड यू कांट चेंज द सिस्टम, बट डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग जिससे उस सिस्टम से निकल करके बच्चे कुछ आगे कर सके। देखिए कभी भी कोई दुनिया में चेंज आते हैं ना, तो वो पूरे इकोसिस्टम प्लेयर एक साथ धीरे धीरे जब उनका अवेयरनेस होता है तब जाते हैं। इसमें बच्चों की गलती मैं बहुत कम मानता हूँ, या बच्चों का अवेयरनेस कम होने के प्रति उनको कोई हम दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको कोई अवेयरनेस ही नहीं है। वो जिस परिप्रेक्ष्य में बड़े हो रहे हैं उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इसके लिए जो पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट हो गई, टीचर्स हो गए, स्कूल के ओनर्स हो गए, और उसके बाद में पेरेंट्स हो गए, और उसके बाद बच्चे, ये चारों पांचों का समग्र रूप से अवेयर होना ज़रूरी है। और वो धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो लॉन्च हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में, उसमें बहुत मुखरतापूर्वक ये कहा गया, जो इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट शिक्षाविद ने मिलकर उसको बनाया है, और उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आगे बढ़ाया जाए। अभी बच्चों को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें हैंड्स ऑन नहीं है। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। और इंसानों के पास में जानवरों से सबसे अलग डिफरेंशिएशन पॉइंट है कि हमारे अंदर सोचने की शक्ति है ना, और वो बुद्धि के साथ में सेंसेस है। तो उन सेंसेस और बुद्धि को समग्र रूप से अगर यूज किया जाए तभी तो जाके वो काम हो पाएगा। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जैसे ही ऑन द कॉन्ट्री में ये देखता हूँ कि जब मैं बच्चों को मिलता हूँ और उनको एक बार ये हैंड्स ऑन लर्निंग, एक रोबोट चला के दिखा दिया, एक ड्रोन चलते हुए दिखा दिया, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप एक कोई ऐसी हैंड्स ऑन वर्कशॉप कराओ और 10 दिन कराओ, 10 में से 10 दिन तक वो बच्चा छुट्टी एक दिन में मार ले। तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उसके इंटरेस्ट की बात है। जब आप कोई चीज उसको इंटरेस्ट की उससे उसको करवाओगे और वो हैंड्स ऑन करेगा और वो खुद को ये सिग्नल देगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो वो 100% बहुत अच्छा। मेरे बेटे की बात करता हूं। मेरे बेटे को जो है एवरीथिंग ही लाइक्स हैंड्स ऑन। उसको अभी ही इज जस्ट 6 years, बट मैं देख रहा हूं चूंकि एज अ टीचर साइकोलॉजी पढ़ते आती है, बच्चों को देखते आता है, तो मैं अपने बेटे को देखता हूं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं अगर इसको जीवन भर अगर इसमें फोर्स करते रहा आज की सिचुएशन के हिसाब से कि तू याद कर ले तो नहीं कर पाएगा। वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इतने अच्छे से करता है, वो मेरे साथ में बैठ के रोबोट्स बनाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्किट जोड़ना चालू कर दिया उसने, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल लर्निंग में मजा आ रहा है। वही मैं अगर उसको बोलता हूँ कि कोई चीज़ याद कर ले, उसको एक सेंटेंस बड़ा सा रटने के लिए बोल दूंगा तो वो उसको परेशानी आती है, वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। ये ग्रेटर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में यही परेशानी है। टीचर भी लीस्ट इंटरेस्टेड है,
पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ाया, उनको भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता है। वो हो गया बच्चा बैठा हुआ है, उसको ये 2-3-4 दिन देखा, बोले यार टीचर तो ऐसे ही है, तो पूरा की पूरा एक ढर्रा जिसको बोलते हैं ना, एक सेट पैटर्न हो गया कि बस यही करना है और यही हमको टाइम पास करना है, पढ़ाने वाले का भी टाइम पास, पढ़ने वाले। पर धीरे धीरे ये पैराडाइम शिफ्ट आप और हम जैसे लोग जो हैं जब मिलते हैं, बात करते हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन करते हैं और कुछ हैंड्स ऑन जब वर्कशॉप करवा देते हैं तो बच्चों को लगता है अरे ये भी है, उनको कुछ अलग दिखता है, उनको ये भी है। और जब वो अलग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है तो वो जिसको बोलते हैं ना कूप मंडूक, एक कुएं के अंदर मेंढक, वहीं पे उसको लगता है यही मेरी दुनिया है, बट जैसे ही वो बाहर आता है तो वो इतनी बड़ी दुनिया है। तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं हमें एक एक्सपोजर देने की जरूरत है जिससे एक इकोसिस्टम धीरे धीरे सुधरेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जो आपने बात की बिल्कुल सच्चाई है, ऐसा ही होना चाहिए, बट जो जड़ है ना वो कुछ अलग है। जब मैं स्कूल्स में जाता हूँ तो स्कूल्स में मैंने देखा है, मैं 12th क्लास के बच्चे से अगर पूछूं कि न्यूटन्स के कितने लॉ है, उनको सर ये नहीं पता है। 12th क्लास के बच्चे को जो हमें 8-9 में पढ़ाए जाते हैं, चलो किसी को पता भी है कि 3 लॉज है, उनको ये नहीं पता तीसरा लॉ क्या कह रहा है, दूसरा लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस बच्चे को नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि जो सिखाने वाले हैं वो सही तरीके से, व्हाट आई थिंक इज एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या जो डिलीवरी है, परफेक्शन है, वो चीज़ नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिस आउट है। और उसके ऊपर आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, यंगोवेटर काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग इतना इंपॉर्टेंट है। 2016-17 में जब मैंने शुरुआत किया था तो मैंने एक टर्म इजाद की थी, LEP, लैबोरेटरिकल एजुकेशन प्रैक्टिसेस, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दूसरे तरीके से उभर कर आई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर बढ़ावा देने की बात की। वो इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए थे कस्तूरी रंजन जी, उनकी अध्यक्षता में ये पॉलिसी बनी। उनका टोटल लाइफ जो रहा है, बैकग्राउंड रहा है, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एजुकेशन। और उन्होंने बहुत अच्छा देश के लिए काम किया है, मानव हित में काम किया है, और आज हमारा देश कह सकते हैं सुरक्षित है या सुरक्षित हाथों में है। उनका बहुत बड़ा योगदान उसमें है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि सर यंगोवेटर आपने बनाया, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप आप चला रहे हैं। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप को बनाने के दौरान आपको कौन कौन सी ऐसी परेशानियां देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी, जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहें? देखिए, परेशानी जब समझना चालू कर देते तो हर चीज़ धीरे धीरे कहीं ना कहीं परेशानियां लगती। मेरा माइंड इस हिसाब से सेट है, ट्रेंड है कि मुझे परेशानियां दिखती, वो अपॉर्चुनिटियां दिखती है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिखते हैं। हम दिन भर में जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें कई सारे हर्डल्स हैं, तो वो ढेर सारे हर्डल्स आए हुए, बट हम उन हर्डल्स को हम लोग फेस करते हुए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब मैं वही सोचूं कि ये हर्डल है तो फिर मैं उसको ओवरकम नहीं कर सकता। तो ये थॉट प्रोसेस मुझे, चूँकि मैं शतरंज का खिलाड़ी रहा हूँ, मैंने 2 बार इंटरनेशनल खेला है और अपने स्टेट को, शतरंज बहुत मैंने स्टेट रिप्रेजेंट किया है मल्टीपल टाइम। और शतरंज एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाता है कि आप को हर चीज़ चलने के पहले एक तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाता है, दूसरा पेशेंस सिखाता है, किसी भी चीज़ को धैर्यता पूर्वक करना सिखाता है, तीसरा जब हार जाओ तो वापस मतलब एक तो उठना सिखाता है, दूसरा पुरानी मिस्टेक्स से लर्न करना सिखाता है। और ये बहुत सारे गेम, ऑलमोस्ट हर टाइप का खेल जो है ये करता है। चेस और बहुत इंटेंस है क्योंकि उसके अंदर दिमागी एक्सरसाइज बहुत है। वही काम मैं जब रिलेट करता हूँ, मैं अभी एक बुक भी लिख रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू चेस। तो उस बुक के अंदर मैंने चेस के कॉन्सेप्ट्स को एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट करवाया है। हाँ, एक वहाँ की पोजीशन, उस पोजीशन को सॉल्व करके कैसे वाइट और ब्लैक पीसेस जीतते हैं और उससे कैसे हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वही जिसको बोलते हैं ना, चेस में आपको किसी ने लेट से चेक दिया, जिसको बोलते हैं शह दी, तो अब आपको उससे बचना है, अपने पीसेस को बचाना है, फिर उसके ऊपर अटैक करना है, अल्टीमेटली आखिरी में उसको चेकमेट करना है। गलती से कई बार आप भी हो जाते हो, फिर उसको अपने आप को रिवाइंड करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो दिस इज द ओवरऑल लाइफ, स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट seeing the things that is happening to you, react according to the situation, learn from it and then move on. That is known as the experience. The major challenges जो छोटे छोटे हम लोग देखने को मिलते हैं वो ये कि भाई शुरुआती स्तर पे जब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपको राइट प्रॉब्लम मिले। आप जिस चीज़ को बना रहे हो वो क्या सही में लोगों के लिए ज़रूरत है। अभी क्या होता है, लोग उल्टा कर लेते हैं, पहले चीज़ बना लेते हैं फिर प्रॉब्लम ढूंढने जाते हैं कि ये तो बना लिया, इसको किसको बेचूं या किसको दिखाऊं।
दिस इज टोटली रॉन्ग वे। मुझे जैसे मैंने बताया, मेरे पास में बहुत सारे पेरेंट्स आए कि हमें बच्चों को एंगेज करना है, हमें फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि हमारे आसपास के लोग जो है कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं कर रहा। हमें फ्यूचर के बारे में डर है कि एआई और रोबोटिक्स और आईओटी का जमाना है, हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। इन सभी डरों के कारण हम बच्चों को कहाँ एंगेज करें, ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने छोटे स्तर पे पहले किया हुआ था। क्या मैं उसको पिवट करके इन बच्चों के लिए प्रस्तुत कर सकता हूं? मैंने बोला हाँ कर सकता हूं, लेट अस डू अ पायलट। हमने पायलट किया, सक्सेसफुल हो गया, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसमें से जो पायलट खराब हो रहे हैं उनको वाइप आउट। मैंने जब प्रोग्राम, जब यंगोवेटर स्टार्ट किया था, इट वाज टोटली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैंने सोचा था कि मैं इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म कम्युनिटी बनाऊंगा, जो बना रहा हूं। बट मुझे ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि आफ्टर कोविड पेरेंट्स ऑल्सो वांट सम हैंड्स ऑन इंटरेक्शन, बच्चे ऑल्सो वांट सम हैंड्स ऑन इंटरेक्शन। मतलब मैं जब तक बच्चों से प्रैक्टिकली नहीं मिलूंगा, जब तक मेरा काम नहीं होगा। पर जब प्रैक्टिकल नहीं मिलूंगा, मतलब फिजिकल मेरा प्रेजेंस नहीं होगा, जब तक नहीं मिलूंगा, तो अब फिजिकल के ऊपर जब काम करना है तो इट कम्स विद अ ह्यूज चैलेंज। मेरे पास में उतना कैपिटल है क्या, उतना इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है क्या, क्या वो जगह है क्या, क्या पेडागॉजी है क्या, क्या टीम है क्या, क्या ऑपरेशंस है क्या, ये सब चीजों को हमने, ये सब चैलेंजेस हैं। बट ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, हमने उन सबको सॉल्व किया। आज हम लोगों ने 6 महीने के अंदर 4 से ज्यादा सेंटर्स डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खोल दिए। 10 से ज्यादा स्कूल्स के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली डेडिकेटेड इसमें काम कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, एवरीथिंग दैट कम्स टू यू इज अ चैलेंज एंड दैट इज एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उसको फिर अपन सॉल्यूशन की तरफ आगे ले जाते हैं। When did you realize कि जो आपने स्टार्टअप किया है कि अब ये लोगों के बीच में अटेंशन गेन कर रहा है, कब आपको ये एहसास हुआ कि यार अब तो बात बन गई है, इसको और आगे बढ़ाते हैं? देखिए, जिसको बोलते हैं वैलिडेशन, इसको वैलिडेशन बोलते हैं। वैलिडेशन ये कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, क्या वो आपके टारगेट कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दुनिया तो बोलती है, मतलब 2 टाइप के लोग आपको, जो दूर से देखने वाले 2 टाइप के लोग मिलेंगे। या तो वो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, या नहीं तो बहुत ही अच्छी बातें करेंगे विदाउट एनी इंस्टेंस। जो आपके बिल्कुल आसपास वाले लोग हैं ना, जैसे अपनी मदर को बेटा का हर काम अच्छा लगता है, तो वो हमारे लिए कॉन्फिडेंस है। बट क्या वो एक रियलिस्टिक ओपिनियन है क्या? नहीं, वो थोड़ा बायस्ड है। और कई सारे लोग ऐसे हैं कि अरे क्या कर रहे हो तुम्हारा। उन दोनों के बीच में जो सही ओपिनियन जो आता है, वैलिडेशन आता है, वो आपके कस्टमर से आता है। क्यों आता है? क्योंकि कस्टमर को जब आप कोई चीज प्रेजेंट करते हो तो वो उसके बिहाफ पे पैसा देता है। जब पैसा देता है तो वो उसकी ओनरशिप लेता है। ओनरशिप लेता है तो वो आपको 100% वही वैलिडेशन देगा जो आपके लिए सही है। तो जब हमने फर्स्ट टाइम अपने बच्चों के साथ में काम किया, बच्चों ने रिजल्ट जनरेट किए, हमारे स्टूडेंट्स ने पिछले 8 महीनों में 4 से ज्यादा प्रैक्टिकल खुद के स्टार्टअप्स लॉन्च कर दिए। 8th 9th क्लास के बच्चों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बना दी है। 2 बच्चों ने मार्केट से फंड उठा लिया है। 8th क्लास के बच्चे ने 9 लाख रुपए का, 9th क्लास के बच्चे ने 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उठाया अपने स्टार्टअप के लिए, फंक्शनल स्टार्टअप। देन यू आर प्रिपेयरिंग दोस स्टूडेंट्स कि आप फंड रेजिंग भी कर सकते हैं। yes. हमारे 6 से ज्यादा बच्चों ने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट्स फाइल किए। ये सब 8 महीने में हुआ है। जब ये हम लोगों ने बच्चों को सिखाया, उन्होंने खुद से किया, पेरेंट्स आके, मतलब फ्यू ऑफ द पेरेंट्स वर इन टीयर्स। उनको ऐसे कैसे, मतलब उनको उनके बच्चों पे विश्वास नहीं था कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा हमारे पास में आया, डिसलेक्सिक है, थोड़ा सा लर्निंग डिसेबिलिटीज है उसके अंदर। वो स्कूल के अंदर किसी से बात नहीं करता, इवन घर पे किसी से बात नहीं करता। उनके पेरेंट्स सीख कर रहे थे ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वो थोड़ा सा खुले। वो हमारे पास लेके आए, बोले सर ये ऐसा ऐसा है, हम लोग तो ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे खुले। मैंने ठीक है, आप एक बार भेजिए इसको। वो हमारे पास में आया, मैंने टीम को तैयार करा। उसने 6 दिन तक कंटिन्यूसली एक व्यक्ति से बात नहीं करी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज उसको लगभग 6 महीने होने आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। उसने 3 महीने जब कंप्लीट करे थे, उसने 3 महीने कंप्लीट होते होते 5 से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट खुद से बनाए। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एक वीडियो के कैमरा के सामने बैठ के खुद के प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया। जो व्यक्ति आपस में बात करने में सक्षम नहीं था, वो कैमरे से फेस करके उसने एक वीडियो बनाया। और उसके जब पेरेंट्स को मैंने वो वीडियो भेजा, अगले दिन शाम को पेरेंट्स आए एंड दे वर इन टीयर्स। Even I'm getting goosebumps. Reason is I watched that movie तारे ज़मीन पर। तो डिसलेक्सिक जो बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी इसलिए होती है क्योंकि उनको टॉर्चर किया जाता है एक तरीके से, बात बात पे बोला जाता है। अभी आपने 2 बहुत बड़े क्लेम किए हैं कि 8th और 9th क्लास के बच्चों ने फंडिंग उठा ली है एंड दे हैव रजिस्टर्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो द क्वेश्चन इज कि जब आप यंगोवेटर की बात करते हैं तो यंगोवेटर का मेन काम ये है कि वो उनको सिखा रहे हैं, या ये बच्चे एक आइडिया के साथ आए एंड देन यू हैव क्रिएटेड अ प्रोटोटाइप ऑफ दैट आइडिया एंड एंड टू एंड
हम बच्चों को बोलते हैं यस आपके अंदर बेसिक चीज, जो मुझे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है इच्छा। इच्छा। यस आई वॉन्ट टू डू इट। यस बस ये एक आप चीज लेके आना, इसके अलावा मुझे और कुछ चीज नहीं चाहिए आपसे। आप कोई भी बैकग्राउंड के हो, आपको मैं प्रिपेयर करवा के, वो सिस्टम हमने बनाया, मैं नहीं प्रिपेयर करा, तो मेरा सिस्टम बच्चों को प्रिपेयर करता है और वो अल्टीमेटली अपने आइडिया को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करता है और उस आइडिया को फिर देश दुनिया के बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में लेके जाता है। उसको अगर लगता है तो उस आइडिया को एक प्रोडक्ट, एक सर्विसेज के फॉर्मेट में बना के अपनी कंपनीज भी लॉन्च कर देता है। एंड व्हाट इज द लाइक यू सेड ना कि 8 महीने के अंदर इतना सब हमने किया है, तो वो जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, दे आर मेकिंग सम प्रोडक्ट्स आउट ऑफ दैट कंपनी और व्हाट? यस, उन्होंने, एक बच्चे ने अपना पूरा मिल्कमैन्स के लिए, जो हमारे हाथ जो घर में मिल्क देने के लिए आते हैं लोग, आजकल हम लोग पैकेज दूध की तरफ जा रहे हैं। तो उन पैकेज दूध को की तरफ जाने से नॉर्मल मिल्कमैन का जो काम है वो कम होते जा रहा है। तो वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हम पैकेज इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो शुद्ध होगा, उसमें क्वांटिटी बिल्कुल बराबर आएगी, उसके अंदर जो पैसे हैं वो बिल्कुल सही हमको हिसाब किताब देगा। तो हमने तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई, हैंडहेल्ड डिवाइस, जो उनकी जो वो आता है ना केन, उसके साथ में वो हैंडहेल्ड डिवाइस फिक्स हो जाती है और उसको ढक्कन हमेशा बंद रहता है। अंदर से एक पाइप है, जो आप, अगर आपके पास में एक RFID कार्ड है, आप उसको टैग पर करोगे, आपका 1 लीटर दूध एग्जैक्ट आ जाएगा। हाँ, वो पूरा की पूरा 1 लीटर दूध आ जाएगा। उसके अंदर स्क्रीन पे ये भी बता देगा कि आपका दूध कितना मतलब प्यूरिफाई है, मतलब उसका पैमाना, उसको वहां पे पूरा पता चल जाएगा। और आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, RFID टैग करना है। आखिरी में मिल्कमैन सिर्फ एक बटन क्लिक करेगा, आपको मैसेज आ जाएगा, आपका टोटल अमाउंट क्लिक करोगे, उसके अकाउंट में पैसा। फ्रेश मिल्क, दैट इज टोटल, नहीं, टोटल फ्रेश मिल्क, जो नॉर्मल हमारे मिल्कमैन देते थे वो। ओके। उसका पूरा इवैल्यूएशन मैकेनिज्म बना है और दैट टू उनके लिए 10,000 रुपए में सॉल्यूशन है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो, बट मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट यंगोवेटर। ऐसी और भी कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं मार्केट में, एंड मैं कुछ लोगों से मिला भी हूँ। बट व्हाट आई फाउंड यूनिक इन योर कंपनी इज कि वहाँ पे आपने एक चीज़ बोली है कि केवल मुझे बच्चे के अंदर कुछ चाहिए, बाकी तो सिस्टम देख लेगा सब कुछ। आपके पास ऐसा क्या अलग है जो बाकियों के पास नहीं है? जितनी भी मार्केट में कंपनीज हैं, और वो दावे भी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है ना एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, वो स्टेट लेवल के जो है ना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड पीपल आर कमिंग आउट देयर एंड देयर गेटिंग अटेंशन। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज यूनिक? बच्चों से हम बेसिक चीज क्या मानते हैं कि भाई इच्छा शक्ति लेके आओ। मेरे अंदर जो यूनिक है वो मेरी इच्छा शक्ति है, क्योंकि मेरे को बच्चे के साथ में काम करना, पहली बात। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आंसर। दूसरा आंसर ये है कि हमारा प्लेटफॉर्म एक कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हम डे 1 को पेरेंट्स को बोलते हैं। मैं उसको एनालॉजी देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर कल्ट फिट फॉर इनोवेशन ऑन फिजिकल वर्जन, है ना। तो कल्ट फिट क्या एक फेमस जिम चेन है, और जिम में क्यों जाता है व्यक्ति? टू गेट फिट, टू डू बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब आप ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जिसने बिल्कुल एकदम फैला सा है और उसको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है और 1 महीने जाके उसने बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अल्टीमेटली इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। आपने बिल्कुल मेरी बात को पकड़ लिया। तो अगर आपको जिम जाके अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हेल्दी रहना है, तो आपका दुनिया का बेस्ट कोच आके सिखा दे तो भी आप 1 महीने में नहीं कर सकते। तो सिमिलरली हम ये बोलते हैं बच्चों को कि अगर आपको इनोवेटर बनना है तो आपको एक कम्युनिटी के अंदर, एक सिस्टम के अंदर कंटिन्यूटी में बना रहना पड़ेगा। आप हमारे सिस्टम के अंदर आओगे तो हम ये गारंटी बोलते हैं कि आपको हम इनोवेटर बना के निकालेंगे। वो डिजाइन थिंकिंग वाला माइंडसेट, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट जो है, वो समय के अंदर प्रोजेक्ट मेरे लिए बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में लोग जो प्रोजेक्ट बना के बताते हैं कि मैंने ये 6 प्रोजेक्ट बनवा दिए, 10 प्रोजेक्ट बना। सर, आप 10 प्रोजेक्ट बनवा दोगे, 11वां प्रोजेक्ट बच्चों को बनाने बोलोगे, फिर फेल हो जाएगा वो। हमारे बच्चे ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं बहुत कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और बहुत विश्वास के साथ में बोल रहा हूं कि मेरे 8th 9th क्लास के बच्चे को 1 साल जो हमारे पास में रह गया है उसको खड़ा कर दो और एक इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग के 4th ईयर के बच्चे को खड़ा कर दो उसके सामने और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको दे दो। मैं जीतने हारने का कोई कंपैरिजन मुझे मतलब करना नहीं चाहिए, जजमेंट नहीं पास करना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस मेरा बच्चा बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के एप्लीकेशन की तरफ जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बना है, उसको ये कम्युनिटी मिली है, उसको ये इकोसिस्टम मिला है। और मैं इकोसिस्टम देने वाला आदमी हूं, मैं कोर्स बेचने वाला आदमी नहीं हूं, ये समझना आप। मार्केट में जितने लोग हैं वो कोर्स बेच रहे हैं, किट्स बेच रहे हैं, और बेसिकली उन बच्चों को ये नहीं पता है इस किट्स को हमने चलो असेंबल कर दिया, बट व्हाट टू मेक आउट ऑफ इट। अभी एक आज ही मैं जब आप यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक मैसेज देखा कि सर ये एक कंपनी है जिन्होंने एक रोबोटिक्स की किट लॉन्च करी है, वो किट है 2,500 रुपये की, ये कैसी किट है, किसी कोई पेरेंट्स का मैसेज था। मैंने बोला ये किट बुलवा लोगे, उसमें एक गाइडेड मैनुअल लिखा हुआ है कि कनेक्ट पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी टू पॉइंट नंबर डी। बच्चे ने उस देख देख के फॉलो कर लिया, रोबोट बन गया, पहली बार बना तो खुश हो गया, बट लर्निंग जीरो। वाई? क्यों जीरो है लर्निंग? मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। ए को बी से कनेक्ट कर दिया, सी को डी से कनेक्ट कर दिया, क्यों करा? वाई वापस खत्म हो गई। एग्जैक्टली, वो तो खत्म हुआ ही नहीं ना, वो तो उसको सॉल्यूशन मिला ही नहीं उसको। ए को बी से ही क्यों करूं, ए को सी से क्यों नहीं करूं? ए के पीछे क्या है, बी के पीछे क्या है, ये अनसुलझी पहली जब तक बनी रहेगी, जब तक वो सॉल्यूशन, वो होगा क्या मालूम है, वो जो मैनुअल में 2 प्रोजेक्ट बनाए वो 2 प्रोजेक्ट ही बना पाएगा। आप उसको तीसरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलोगे तो वो डिपेंडेंट है, हमारी हिंदी भाषा में उसको पंगु बोलते हैं, बच्चा डिपेंडेंट बन जाता है उसके अंदर। और मुझे डिपेंडेंट नहीं बनाना। मेरे पास जब बच्चा प्रोजेक्ट लेके आता है ना तो डरते हैं मेरे पास बच्चे लाने के लिए प्रोजेक्ट, डरते हैं मतलब थोड़ा से उनको वो ये डरने का ये मतलब है कि उनको मालूम है सर के पास मुझे प्रिपेयर होके ही जाना पड़ेगा। कैसे? वो लेके आए, सर ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है, ये मैंने क्या बनाया है सर, ये हमने ना एक एक्सीडेंट प्रोटेक्शन सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक काम करो लेके आओ मेरे पास। में लेके आया और मैंने पूरे वायर उसके सामने खोल दिए, पूरे जितने वो 1-1.5 घंटे की मेहनत करके लाया था वो मैंने सब सामने खोल दिए। अब मैंने 10 मिनट बैठो यहीं पे सामने और अब इसको वापस जोड़ के मेरे सामने बना के बताओ। दैट्स द पॉइंट। और वो कैपेबल है कि वो जोड़ के वो पूरी चीजें इंप्लीमेंट करके वापस जोड़ के मुझे वहीं की वहीं दिखा देता है, क्योंकि उसने हर चीज हाथ से करी है। हाथ से करी तो कॉन्फिडेंस है उसको। अभी मेरे पेरेंट्स मुझे परसों के दिन बोल रहे थे, एक पेरेंट्स मिलने के लिए आए, बोले सर बेस्ट चीज मुझे मेरे बच्चे के अंदर ये लगी, 6th क्लास में बच्चा है उनका, बोले मैं खुद इंजीनियर हूँ, ही इज वर्किंग प्रॉब्लम इन सैमसंग, और बोले मैं खुद इंजीनियर हूं बट मुझे ये नहीं पता था मेरे समय में कि रजिस्टर कैसे काम करता है, एक कैथोड और एनोड क्या होता है। मेरे बेटे ने जब ये बताया कि जब उसने एक एलईडी लगा के उसको फर्स्ट प्रोजेक्ट उसने बना के लगाया तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो बोले ये पापा ये कैथोड ये एनोड है, इसको ये पॉजिटिव कनेक्शन है नेगेटिव कनेक्शन है, जब ये इसको दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती। तो जो लोग हमने इंजीनियरिंग के समय में चीजें समझी थी या हमारे 9-10 में समझी थी, वो मेरा 6th क्लास का बच्चा प्रैक्टिकली करके मुझे बता रहा है। ये सबसे बड़ी वेन है किसी पेरेंट्स की। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, आपने जितनी बातें बोली ऑल गुड, बट लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। इंडियन एजुकेशन में 4 तरीके से शिक्षा दी जाती है भारत देश के अंदर। पहला होता है हमारा स्टेट बोर्ड, मान के चलो मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, आप XYZ बोर्ड से पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इंदौर, व्हाटएवर दैट इज। तीसरे पे हमारा आ जाता है फिर ICSE CBSE आ जाता है, एंड देन वन मोर इज देयर IB बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल बैकलॉरेट आई थिंक इज द फुल फॉर्म। तो अभी जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं जिन्होंने ये इनोवेशन किए हैं, क्या एक छोटे गांव का बच्चा जहाँ पे हिंदी मीडियम में उसको शिक्षा दी जा रही है, जहाँ पे उसको इनोवेशन शब्द का मतलब नहीं पता है, 12th क्लास के बच्चा इनोवेशन को नहीं समझ पा रहा है, इनोवेशन कहाँ स्टैंड करता है, उसको एडटेक का नहीं पता है, उसने स्टार्टअप शब्द नहीं सुना है, क्या उन बच्चों के लिए भी यंगोवेटर कुछ कर रहा है, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उन बच्चों तक भी कुछ चीज़ें पहुंचाई जाए? क्योंकि हम Tier 2 Tier 3 सिटीज़ को इतना ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं, शायद हम Tier 1 सिटी में बैठे हैं जहाँ पे अच्छा पैसा लोगों के पास है, अच्छी एजुकेशन है, वो महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वो कैथोड एनोड जान सकते हैं और इनोवेशन को समझ सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जिनको ये शब्द ही बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि 70% लोग तो गाँव में रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। आपने बहुत रेलेवेंट प्रश्न पूछा और इसका मैं एक थोड़ा सा हाफ जवाब पहले दे चुका हूं। मैंने बोला है कि हम पेरेंट्स और बच्चों से कुछ भी पहले नहीं मांगते, प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। हम प्री रिक्विजिट में सिर्फ इतना मांगते हैं कि क्या आपकी इच्छा है इसको करवाने की, और बच्चे से पूछते तुम्हारी इच्छा है करने की, बस। वो बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी कह सकता है करना है। जब वो उसने हाँ बोल दिया ना कि मुझे करने की इच्छा है, तो उसको जिस लेवल से उसने बोला ना सर मुझे करंट भी नहीं मालूम है, वोल्टेज क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता है, मुझे इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है सर, वहां से स्टार्ट करके उसको धीरे 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 धीरे, क्योंकि कम्युनिटी ना सर, अगर देखो मैं आपको बताऊं, फिर वापस जिम पे आ जाते हैं। जिम में एक आएगा बिल्कुल
पूरा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी व्यक्ति, एक आएगा थोड़ा सा कम, एक आएगा थोड़ा सा अच्छा हेल्दी बट वो अपने एब्स बनाना चाहता है। अब मैं सबको एक जैसा डोज दे सकता हूँ क्या, एक जैसी एक्सरसाइज दे सकता हूँ क्या? तो मेरे पास बच्चे भी ऐसे आते हैं। कोई एमपी बोर्ड का आएगा जिसके बिल्कुल कॉन्सेप्ट सॉल्व मतलब साफ है, कुछ भी नहीं आता उसको, इंग्लिश में वर्ड बोलते भी नहीं आ रहा है, वो अपनी इच्छा मेरे सामने रखता है, हम उसको प्रैक्टिकल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके उसकी नीड के हिसाब से उसको बताते हुए धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ले आते, क्योंकि वो मेरे पास में रेगुलर आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो उसके अंदर हम वो चेंजेस समय के साथ में देख के ला पाएंगे। आज का टाइम में मतलब ये फास्ट टाइम है व्हाट आई गेस कि बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है, पेरेंट्स के अंदर पेशेंस नहीं है, तो वो उनके अंदर वो धैर्य शक्ति आप मतलब किस तरीके से बिल्ड करते हैं? व्हाट इज द राइट वे टू गिव देम दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? देखिए, पहली बात तो चेक ही वहीं पे ही है ना, हमारे यहाँ पे मैंने क्या बोला, हम पेरेंट्स को पहले दिन ही बोल देते, जब आ जाते हैं ना पेरेंट्स हमारे पास में, तो हम पहले दिन ही बोल देते हैं, इवन स्कूल के में काम करते हैं, मैं उनको पहले दिन बोलता हूँ, हम चमत्कार करने नहीं आए हैं, आप हमसे अपेक्षा मत रखिएगा, रख रहे हो तो सॉरी हम नहीं काम कर पाएंगे। आप चमत्कार थोड़ी, मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ कि मैं गोल घुमा दूंगा और काम हो जाएगा। मुझे आपका डिसिप्लिन, डेडिकेशन चाहिए। मेरे जब ये सिस्टम के लिए चक्की में जब बच्चा जाएगा तो वो अपने आप प्रॉपर होके धीरे से निकलेगा, उसका एक पेशेंस है, उसका एक टाइम है, वो समय के साथ में होगा। तो जब ये हम पहले दिन से एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं तो हमारे पास में सही लोग आते हैं। अब धीरे धीरे जब सक्सेस स्टोरी निकल के आ रही है, जब बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने बहुत सारे को छाड़ दिया उसमें, बट ऐसे थे जिनका पैशंस था, वो हमारे पास में आए, अब उनसे सक्सेस स्टोरी आ रही है। अब वो जो सक्सेस स्टोरी आ रही है तो उनको देख के जो पुराने लोग जिनके पैशंस नहीं था, अब वो बोल रहे हैं हाँ सर हमको भी करना पड़ेगा। तो रिजल्ट स्पीक्स बाय देमसेल्फ। सर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इनोवेशन बहुत बार हमने ये शब्द सुना है। इंडियन एजुकेशन के अंदर कई बार क्या हुआ है कि चेंजेस लाने की कोशिश की गई है। इफ यू नो कि 1971 में एक बार बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश की गई थी, देन वे बैक इन 1992, देन 1996, देन इन 2002, और अभी हम 2013-14 में भी हमने सुना, और 2020 में तो बहुत कुछ ही चेंज हो गया है। आपको क्या लगता है कि पहले का एजुकेशन सिस्टम जो था वो ठीक था, या फिर आज जिस तरीके से हम जा रहे हैं वो ठीक है? There is nothing 0 and 1. Okay. We have evolved as a human being. Yes. तो जब इवोल्यूशन होता है तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी साथ में आती हैं, बहुत सारे उसके नेगेटिव्स भी साथ में आते हैं। एक विवेकपूर्ण इंसान जिसके अंदर विजडम है, वो पुरानी चीजों की अच्छी चीजें लेके आज की नीड के हिसाब से, आज क्या मार्केट की नीड है उसको भी समझता है और उसका अमालगमेशन कर देता है। यही एक विवेकपूर्ण इंसान है। मैं बोलूं कि पुराने समय का ही एजुकेशन बहुत अच्छा था, तो देयर मस्ट बी मेनी डिफरेंट थिंग्स विच इज नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ। आज के जमाने में वो एप्लीकेबल नहीं है। पुराने समय में हम तो गुरु परंपरा वाले लोग हैं, तो गुरु परंपरा में पूरी दुनियादारी छोड़ के, एक पहली बात गुरु थे अच्छे जिन्होंने, तपस्वी थे वो, और फिर उनके पास में बच्चे जो पूरी दुनियादारी छोड़ के वहां तक जाते थे और समय करके आते। आज आप बताओ कौन तपस्वी गुरु है? पहली बात। दूसरा, अगर है भी तो कितने बच्चे उनके पास में, कितने पेरेंट्स उनको पूरी दुनियादारी छोड़ के वहां पे भेज देंगे? नहीं पॉसिबल। तो ये इवॉल्व हुआ है, इंसान इवॉल्व हुआ है, और ये अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो तो ये ईश्वर की शक्ति के कारण ही हुआ है। तो हमें जो आज की नीड है, आज का जो समय है, जो नीड मांग रहा है, समय मांग रहा है, उसके हिसाब से राइट चीजें जो पुराने समय में हुई है उनको सीखते हुए आज की नीड को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए एक यूनिक ऑफरिंग बनाना पड़ेगी, और ये कंटिन्यूसली आगे भी इवॉल्व करती जाएगी। जब आपके कंपनी के अंदर जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो ड्रोन को, जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा, ड्रोन को देख करके कुछ आपको दिखता है उनके चेहरे पे, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, उनको कुछ ऐसा लगता है ये क्या कुछ नया है? यार आपको और हमको भी, मतलब इंसानों की प्रवृत्ति है यार ये, तो आपको और मुझे कोई भी नई चीज़ दिखती है कि लेट्स से कोई एक नया गैजेट आया, तो हमें क्यूरोसिटी होती है ना चलाने की, उसको देखने की, ये कैसे चलता है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है। बच्चे तो बहुत ही क्यूरियस है। आप एनीथिंग दैट यू गिव इट टू देम, वो तो मतलब उसको आप 2 दिन छोड़ दो उनको, उसका पूरा नॉलेज निकाल के वो जितना कोशिश कर सकते हैं कर लेंगे अपने हिसाब से। तो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन आर क्यूरियस सोल। हमारे अंदर, जिसको ना इकोनॉमिक का एक कॉन्सेप्ट है कि वांट्स आर अनलिमिटेड,
वांट्स क्या है, क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर की। अगर हमारे अंदर की इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो हम तो बैठ जाएं एक जगह पे। भाई इच्छाएं हैं तभी तो व्यक्ति कमाने के निकल रहा है मार्केट में, और फिर वो एक लेवल पहुंचा तो वो उसको देख के फिर वहां पहुंचा, फिर उसको देख के, तो ये इंसानों को इंसान बनाता है, जानवरों में नहीं है ये। इसलिए वो खाना खाए, चल रहे हैं इधर उधर, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उनके अंदर वो तो इंसानों की जो क्यूरोसिटी है वही उसको डिफरेंशिएट बनाती है। और बच्चों के अंदर तो इतनी क्यूरोसिटी कि जस्ट यू इंट्रोड्यूस देम विद द राइट वे, दे विल पिक अप बाय देमसेल्फ। और आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर तो आपको हमारे यहाँ पे वी हैव रिटन अ कोटेशन कि एवरी चाइल्ड इज अ CTO ऑफ देयर होम। हर घर में जो वहां का बच्चा है वो वहां का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। मेरे पिताजी को या मेरे को बहुत सारे फीचर्स नहीं पता होंगे फोन के अंदर, पर उसको पता होंगे पापा ये इसको ऐसा कर लो, ये सेटिंग कर लो, वैसे। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर वो ब्रेन वायरिंग वैसी हुई हुई है। जस्ट आपको क्या करना है, उसकी जो एनर्जी है जो इतनी सारी जगह डेविएटेड, उसको आप फोकस कर दो। छोटा सवाल, और मेरा भी थोड़ा दिमाग खुल रहा है आपसे बातें करते करते। आपने पुराने टाइम की बातों को आज के टाइम की बातों से रिलेट किया, और अच्छी बात है कि पहले भी तो सब कुछ था ना, टेक्नोलॉजी तो पहले से चलती आ रही है। पहले बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं जो आज हम देखते हैं। एरोप्लेन आज का तो बना हुआ नहीं है, बहुत पुराना इनोवेशन है। रेडियो है, टेलीविजन है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी जो अब हम समझते हैं, टेक्नोलॉजी को जितना देखो पहले कम लोग जानते थे, अब बहुत ज़्यादा जानते हैं। AI के आने से और ज़्यादा लोग जानने लगे। तो टेक्नोलॉजी के आने से क्या बहुत बड़ा चेंज आप देख पा रहे हैं आज के टाइम में? जो बातें आपने की इनोवेशन, दैट इज अ गुड थिंग, वो अलग है, बट और इससे ज़्यादा आपको क्या लग रहा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे आने वाले टाइम में? देखो, इन टेक्नोलॉजी के आने से एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि डेमोक्रेटाइजेशन हो गया जी। इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। पहले जिनके पास में एक्सेसिबिलिटी थी वो अपने आप को राजा मानते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नीचे तक जाना ही नहीं है, तो जो हमको मालूम है हमको अपने हिसाब से काम करना है। ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट से वाइडर ऑडियंस तक पहुंच गया, टेक्नोलॉजिकल गैजेट से हर किसी के पास में एक्सेसिबल है, और हर व्यक्ति एक एस्पिरेशन के साथ में कर सकता है कि हाँ ठीक है, मैं कहीं पे भी आज किस परिस्थिति में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर ढंग से मेहनत करूंगा तो मैं अपने आप को एक अलग लेवल पे जो मैं मुकाम हासिल करना चाहता हूं वहां पहुंच सकता हूं। और वो तभी पॉसिबल हो रहा है क्योंकि उसको वो इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, मतलब वो एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी वो होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है पहले और अभी में। मतलब आज आप एक छोटा सा उदाहरण ले लो। मैंने चूंकि आई ऑलवेज स्टार्ट विद द वाई, तो मैंने और चूंकि मेरी फिलोसॉफी भी ये है कि गो विद द फ्लो, जो आपके सामने आ रहा है उसके साथ में आप कहीं ना कहीं करते जाओ। आज ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं ना, ये भी उसी अवधारणा का ही रीजन है। आपने मैसेज किया मुझे, मैंने थोड़ा सोचा, और कुछ अड़ंगे थे जिसको मैं सोचा था कि फिगर आउट करूं क्या नहीं करूं। फिर दिमाग में एक थॉट आया, नहीं यार ये फ्लो के रूप में आई ये चीज, इसको आगे बढ़ जाते हैं। तो जो गो विद द फ्लो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये पूरा परिप्रेक्ष्य जो है उसमें टेक्नोलॉजी का जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया है, और हर व्यक्ति अभी एस्पायर कर रहा है कि मैं उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा पाऊँ। एक चीज़ बड़ी अच्छी आपने बोली, गो विद द फ्लो। ये आपके अंदर है, हमारे अंदर है, बट ये गो विद द फ्लो वाला जो एटीट्यूड है, ये आज की यंग जनरेशन में कैसे आ सकता है? क्या एक दो टिप्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बच्चे सीख सके यहाँ से? हो सकता है पॉडकास्ट सुन के लोगों को ऐसा लगे कि मुझे जो सुन रहे हैं कि एटलीस्ट क्या होता है, हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसे उदाहरण सामने आ जाते हैं, उन उदाहरण से हमारे अंदर वो चीज़ फर्मली एस्टेब्लिश हो जाती है। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि बी इन ऑटो मोड, इसको गो विद द फ्लो का दूसरा नाम है बी इन ऑटो मोड। तो पापा बोलते थे कि अपने अंदर एक ऑटो बटन दबा दिया करो कि जो हो रहा है वो जिसको बोलते हैं ना ऑलमाइटी की इच्छा से हो रहा है। और अगर आप सरेंडर हो उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि शक्ति के ऊपर आप सरेंडर हो गए तो शक्ति आपके लिए काम करेगी। ये मेरा सोच है कि अगर आप शक्ति के ऊपर सरेंडर हो गए, जो भी इस संसार को चला रही है, आप उसका जो भी नाम देना दे दो, अगर आप सरेंडर हो गए तो वो आपके लिए काम करेगी। अदरवाइज बोलेगी लगा ले दिमाग तेरा, क्योंकि इंसानों को दिमाग दिया है ना, तो तुम्हारे हिसाब से लगा लो दिमाग। तो मैं तो ये इसको फॉलो करता हूँ कि जो चीज़ सामने आ रही है ना, उसको वो एक डिवाइन प्लानिंग के थ्रू आ रही है, आपको उसको कहीं ना कहीं हाँ, हमारे पास जो विवेक है, बुद्धिमत्ता है, उससे हमको ये समझ में इतना हमको जरूर देखना चाहिए कि हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान तो नहीं है। One more important question is,
आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, आज की सदी के एंटरप्रेन्योर हो और अच्छा बिजनेस बना रहे हो। आजकल जो यंग लोग स्टार्टअप में आना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उन लोगों को क्या आप टिप्स दे सकते हो कि कौन से बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप? देखिए, मैंने वही जो हमने लास्ट थोड़ी देर पहले बात करी कि सबसे बड़ी बात आइडेंटिफाइंग द राइट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू विल बी एबल टू जनरेट राइट सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। डू थॉरो मार्केट सर्वे, मार्केट का सर्वे करके लोगों से मिलके हमको समझ में आएगा कि लोग चाहते क्या हैं हम, और उसके हिसाब से पिविट, जिसको बोलते हैं चेंजेस। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट जो हमेशा बना रहना है, बाकी सब चीज़ें हो सकती है। तो पिविट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, परसिवरेंस, मतलब कंटिन्यूअसली अपना बेस्ट देने की क्षमता रखना, जल्दी गिव अप नहीं करना। जनरली अभी हम रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में बहुत जल्दी गिव अप करते हैं। हमको 30 सेकंड की रील देखने की आदत है और फटाक से चेंज करा, फिर फटाक से चेंज करा। तो हमारे माइंड को हम क्या करते हैं, फिकल माइंडेड बना देते हैं। मतलब वो एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है। उसने एक चीज़, एक टाइप का कंटेंट देखा, फिर चेंज करा, दूसरे टाइप का कंटेंट, फिर तीसरा, तीसरे टाइप का कंटेंट। तो हमारा ब्रेन उस टाइप से अब क्या होता है, ट्रेन होते जा रहा है, ट्रेन होते जा रहा है। तो जब आप वो वीडियो तो देख रहे हो, बट वीडियो से जब डिटैच होकर आप रेगुलर काम कर रहे हो, तो वहां पे भी वो मतलब इनडायरेक्ट रील चल रही है पीछे। मतलब आपने कोई काम करना चालू करा और अल्टीमेटली वो पीछे से आप वहां पे हाथ से हिलाते हो, आपका माइंड जो है वो फिकल माइंडेड होकर दूसरी चीज पे चले गया। अब आपने एफर्ट्स यहाँ पे छोटे से लगाए, वो कुछ काम के नहीं है, फिर इधर लगा दिए, फिर इधर लगा दिए, फिर इधर लगा दिए, और पता चला जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो ये तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है या जिन चीज़ों के हम आदी हो चुके हैं, एडिक्शन हो चुका है, ये तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाल रहा है। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखिए, जैसा आपने बताया, एक काम में मैं अगर हूँ और सडनली पीछे से दूसरा काम मेरे दिमाग में घूम रहा है, कुछ और चीज़ें चल रही है, तो मैं जिस जहाँ पे फोकस करना चाह रहा हूँ, नॉट एबल टू फोकस देयर, इसको कैसे रिटेन करें? देखिए, जो चीज़ बनती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। हाउ विल यू हैंडल इट? एंड एज अ सोसाइटी ये हमारी कंटिन्यूअस जिम्मेदारी है कि जो लोग आ रहे हैं या जो जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों को राइट तरीके से एक तो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है उसका हमें एक तो नॉलेज भी देना ज़रूरी है, और दूसरा उनकी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं वो भी देना ज़रूरी है। एक मेजर प्रॉब्लम है सर यहाँ पे, 90% कंटेंट सोशल मीडिया पे वो है जो बच्चों को दिखाना ही नहीं चाहिए हमें। इवन पेरेंट्स आर कंज्यूमिंग दोज रील्स, फिर ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी को नहीं दिखानी चाहिए। जो आप बात कर रहे हो, इससे देश आगे बढ़ेगा। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, इस देश को वापस से वहाँ ले जाना जहाँ पे हम थे, उन सब के लिए तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना पड़ेगा, बिजनेस के बारे में बातचीत करना पड़ेगा, एजुकेशन के बारे में बात करना पड़ेगा, इनोवेशन के बारे में बातचीत करना पड़ेगा। वो कंटेंट 10% है। आप अच्छा कंटेंट बनाओ, खूब अच्छी रिसर्च करके लाओ, और आपके वीडियोस पे 100 व्यूज आएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। और आप अभी एक आइटम नंबर चालू कर दो और डांस कर दो, आपके लाखों व्यूज आ जाएंगे। दिस इज द वे राइट नाउ सोसाइटी वर्क्स, इज वर्किंग, विच इज काइंड ऑफ a question to the overall ecosystem. Yes. But yes, अगर देखिए, every change starts with us, खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे से स्टार्ट होगा, हमारी फैमिली में जाएगा, फैमिली से हमारे रिलेटिव्स में जाएगा, रिलेटिव से हमारी समाज में जाएगा, समाज से हमारे सिटी में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर कंट्री। ये एक पूरा प्रोसेस के थ्रू काम हो। तो हमें सबसे पहली जिम्मेदारी कहाँ है कि हमारी। तो एज अ पेरेंट, अगर मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को अगर ये चीज़ें नहीं हो या मेरे बच्चों को ये गलत चीज़ों में नहीं पड़े, तो मुझे सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं सोचूं कि मैं कंज्यूम करते हूँ कंटेंट, मेरे बेटा नहीं करे, पॉसिबल नहीं। आप देखना, जिस घर में पिताजी शराब पीते हैं वहां पे 90% केस में बच्चे भी शराब पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्पिरेशन पिताजी से ले रहे हैं ना, कि पापा पी रहे हैं, घर में होते हुए देख रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है ना। वैसे ही अगर आपको सोशल मीडिया डिटॉक्स करना है, तो पहले आपको भी अपने आप को संभालना पड़ेगा। प्लस दूसरी बात, उन्हीं वो जो आपने आचरण फॉलो कर रहे हो, पहली बात तो बच्चा आपको देख के आचरण फॉलो कर रहा है। दूसरा, आपको उसको राइट एजुकेशन देना है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज, जब आप ये चीज नहीं दे रहे हो तो दूसरे उसके सर्कल में तो बच्चे उसको देख रहे हैं और अपना टाइम एंगेज कर रहे हैं। तो हमारा बच्चा वो जब नहीं कर रहा है, तो उसके पास एक्स्ट्रा समय, उस एक्स्ट्रा समय के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगी कि वो बच्चे का सही समय पे इंप्लीमेंटेशन क्या हो। हमारे पास में कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो पहले
सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए थे। मतलब आप उनसे फोन लिया और वो चिल्लाने लग जाते, चिड़चिड़ा हो जाते थे। अभी हमारे पास में यंगोवेटर में आ रहे हैं, वो शाम स्कूल से आने के अंदर 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक, जब भी 2-3-4 हमारे घंटे रहते हैं, उनका टोटल सोशल मीडिया से 0 कनेक्शन है। और क्या कर रहे हैं? प्रोडक्टिव समय में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको बच्चों के एक्स्ट्रा समय को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने की तरफ सोचना पड़ेगा। अगर हम छोड़ देंगे कि जो तुमको तुम्हारे हिसाब से करना कर लो, तो फिर क्या होगा? वो कहीं ना कहीं अपने एवेन्यूज ढूंढेगा और वो एवेन्यूज ढूंढ के फिर वापस जाएगा। तो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी कि आपका बच्चा जब कोई अच्छी चीज करेगा, जब आप अच्छी चीज करोगे, क्योंकि वो सबसे पहली बात आपको नोटिस, आपकी हर चीज नोटिस कर रहा है। मैं जो एग्जांपल बता रहा हूं, मैं कल एक किसी व्यक्ति से मिल रहा था, मेरा बेटा, मैं बात कर रहा था, तो ही इज जस्ट 6। तो मेरी बातों में ऐसी बोलने की आदत है कि जैसे किसी ने बोला कि यार कल अपन मिलते हैं, तो मेरे मुंह से निकलता है या तो ओके, हम लोग नॉर्मली ओके बोलते हैं, या नहीं तो मेरे मुंह से निकलता है फॉर श्योर, है ना। अब हम वहां से मैं सब फ्री होके आ गया, तो उसने मेरे साथ में खड़ा हुआ था और खेल रहा था। वो तो मतलब वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा था, खेल रहा था। दिन भर उसने 2-3-4 बार फॉर श्योर सुना होगा मेरे मुंह से। शाम को हम जब डिनर में बैठे, तो मैंने बोला अभी, उसका बेटे का नाम अभी है, तो मैंने अभी कल हम दिल्ली जा रहे हैं, आपको कल हमारे साथ में एक जगह पे चलोगे? बोले पापा फॉर श्योर चलूंगा मैं। अब ये कैसे सीखा? मैंने कोई उसको सिखाया क्या? उसके दोस्तों ने सिखाया क्या? उसने मुझे देख के सीखा। बच्चों को सिखाने का सबसे सही तरीका यही है, प्रोक्ष तरीका। वो देख करके सीखते हैं, उनके सामने करो चीजें। अब मैं वही, अगर 2 लोगों के सामने बच्चा दूर खेल रहा है, उसको क्या मतलब है मैं अगर अपशब्दों का उपयोग करूं, और मुझे लग रहा है वो तो वहां पे खेल रहा है, पर उसका पूरा दिमाग यहाँ पे है, तो वो वही अपशब्द उसके दोस्तों के साथ में यूटिलाइज करना स्टार्ट कर। मैं डॉक्टर साहब को फॉलो करता हूँ, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही थी बच्चों के बारे में कि बच्चा गाली के ऊपर अटेंशन क्यों देता है, क्योंकि उसने वो चीज ऑब्जर्व की होती है। आप किसी को नाम से पुकारो 2-3 बार और एक बार गाली देकर के पुकारो, तो गाली के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, अटेंशन ज्यादा है। तो बच्चे देखने से सीखते हैं, आई एग्री। और ये शहरों में थोड़ा सा कलात्मक चीज है, गाँव में थोड़ा उल्टा है। वहाँ का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे पेरेंट्स कितना कुछ कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाने की, बट एक वो जो एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है, 10 तरह के बच्चों से मिलना, और यही उनका जो है ना डेली लाइफ है, इधर उधर गालियाँ देना, खेलना कूदना, वहाँ से वो चीज़ मतलब वो ग्रो नहीं कर पा रहे, एक माइंडसेट ग्रो नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ आप बोल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े और यंगोवेटर में आए और आकर के ये चीज़ें सीखें कि कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है। हम भी सीख रहे हैं, हमने कोई बहुत ऐसा नहीं कि इवॉल्व कर लिया है। हम भी पेरेंट्स से मिलते हैं, आप जैसे लोगों से मिलते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी मिल रहे हैं लोगों से, उनके कुछ नए इनपुट्स आते हैं। मैं दिल्ली आया क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न दिल्ली आने का ये कि एक तो कुछ 3-4 मीटिंग पेंडिंग थी, तो वो होनी थी। आपके साथ में पॉडकास्ट लिखा हुआ था शायद, तो वो होना था। तीसरा, मेरा एक और इंटेंशन ये था कि मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि दिल्ली में छोटे बच्चों के लिए कोई एक अच्छी जगह बनी है जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग करवाई जाती है 3-4 घंटे के अंदर। अब वो एक व्यक्ति ने बोला, 2 व्यक्ति ने बोला, 3 व्यक्ति ने बोला, मेरे अंदर वो क्यूरोसिटी आ गई है कि मुझे पहली बात तो ये क्यूरोसिटी की पहली बात तो मेरे बच्चे को उसमें कहीं ना कहीं मैं टाइम इन्वॉल्व करूँ, वो भी सीखेगा। दूसरा, एज अ एंटरप्रेन्योर वो क्या अच्छा कर रहे हैं उससे सीख लेते हुए, उनसे लर्न करते हुए, क्या हम उसी टाइप की चीज हमारे परिप्रेक्ष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरा एक और सवाल सर, जब बिजनेस की हम बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, कुछ भी करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल तो चाहिए ही होती है हमें, है ना, पैसा तो लगता है। बट मैं अभी जैसे बिजनेस कंसल्टेशन का काम है, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं आइडिया को लेकर के एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। हम पूरा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं उनके लिए, बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, उनको कितना भी बेसिक बता लो बट दे आर नॉट एबल टू गेट कि यार इतना पैसा तो नहीं सर, सोचा आपने है। इफ यू आर कमिंग टू मी विद एन आइडिया एंड आई विल टेल यू द राइट वे कि हाँ भैया इसमें ये चीज़ होना तय है, ऐसा तो होएगा। गाड़ी आपने ले ली, पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए। तो जब आप स्टार्टअप करते हो तो स्टार्टअप में पेट्रोल का काम कौन सी चीज़ करती है? पेट्रोल का काम करती है आपकी इच्छा शक्ति, फिर वापस विल पावर। कोई चीज़ अगर जिसको बोलते हैं ना मन से की जाती है ना, तो इंसान जो है ना उसका वे फाइंड कर लेता है। और वे फाइंड करने को एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी किसी अच्छे ऑथर ने, मैं नाम जनरली याद, बुकों के नाम मुझे याद रह नहीं पाते, बट एक बहुत अच्छी बुक है जुगाड़ करके। और इंडियन लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि
भाई ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्लस फ्रूगलिटी, जिसको इंग्लिश में फ्रूगल बोलते हैं, और थर्ड उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जुगाड़। तो अगर आप किसी चीज के प्रति शिद्दत से काम कर रहे हो तो यू विल फाइंड अ वे आउट। मैं एग्जांपल देता हूँ मेरा, मुझे आई गेस आई वाज इन 7th क्लास और 8th क्लास, मुझे मेरा फर्स्ट नेशनल चेस टूर्नामेंट खेलना था एंड दैट वाज इन कैलिकट केरला। In 7th standard, कैलिकट केरला, okay, you played your first international. फर्स्ट इंटरनेशनल। अब कैसे करेंगे? 3 महीने बाद टूर्नामेंट था। 2-3 परेशानियां थी। एक, पिताजी जाने को तैयार नहीं थे और हम छोटे थे, तो पिताजी बोले, अब उनकी भी जॉब थी तो बट ऑब्वियसली उनको इतनी छुट्टी अवेलेबल नहीं थी, तो एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जब वो जाने को तैयार नहीं थे तो थोड़ा सा उन्होंने ये भी बोला कि हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, मतलब ठीक है तुम्हारे हिसाब से देख लो या अगली बार देखेंगे। पर मेरी इच्छा थी कि मुझे जाना है, तो वो एक दूसरी प्रॉब्लम सामने थी। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करना था, जिसके लिए कुछ बुक्स लाना थी। अब 3 महीने का समय था, मेरे को ये पता चला कि जाना तो है, मन में एक इच्छा है। तो 3 कॉम्पिटिशन्स आने वाले थे बीच में, जिनके अंदर टोटल प्राइज मनी था 22,000 रुपये एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि तीनों अगर मैं जीत जाऊं तो 22,000 रुपये। और मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन जमाया था कि अगर वो टूर्नामेंट खेलना है विद प्रॉपर जाना आना रहना, वो सब मिला के मेरा 18,000 रुपये खर्चा था। तो मैंने फिर दम लगाया कि एनीथिंग, मतलब या तो मैं छोड़ देता वहां पे कि पिताजी ने मना कर दिया, कौन जाए रहने दो, बट चूंकि जाने की इच्छा थी तो वो तीनों टूर्नामेंट खेले। ईश्वर की कृपा से वो तीनों जीते, 22,000 रुपये आए, 18,000 रुपये इकट्ठे करे। जाने होने के बाद में भी जब प्रॉब्लम दूसरी आई, जब रिजर्वेशन करवाया तो इतने लास्ट मोमेंट पे रिजर्वेशन हुआ कि जो टिकट था वो कंफर्मेशन हुआ ही नहीं। अब कंफर्मेशन हुआ नहीं, इंदौर से कैलिकट की जर्नी 2.5 दिन की है और अकेले जाना है वहां पे 7th क्लास के बच्चे को। पिताजी ने बोल दिया, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट की टीम जा रही थी तो उनके कोच से बात हो गई थी, तो देवर इन द सिमिलर ट्रेन, तो ठीक है वहां से कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती, पर जाना था। तो वो सेकंड आई कि अब पैसे से इकट्ठे हो गए, अब तो जाने के लिए टिकट ही नहीं है, वो है वेटिंग लिस्ट वाला टिकट है। जब इच्छा थी तो वेटिंग लिस्ट के टिकट पे नीचे जो आपका जो वो वॉशरूम वाला एरिया है, वहां पे बैठ के 2.5 दिन का सफर तय करके गए। नेशनल टूर्नामेंट खेला, टॉप 5 पोजीशन पे क्या है। वो 2.5 दिन का सफर में जब आप वहां पे बैठे होते, क्या विचार आ रहे थे दिमाग में? कुछ था ऐसा? यार जब आप पैशन पे होते हो ना, आप यू हैव कॉम्प्रोमाइज योर फैमिली फॉर डूइंग दिस। व्हाई? बिकॉज यू आर पैशनेट। तो वो वहां पे बैठने का फीलिंग आया ही नहीं भाई, वो वहां पे खेलना था। दैट्स द मेन पॉइंट जो मैं चाह रहा था सुनना, क्योंकि जो आजकल के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत तो ऐसे हैं जिनमें जुनून है कुछ करने का, बहुत ऐसे भी हैं जो तुरंत हार मान लेते हैं कि नहीं यार हम तो 10 रुपए भी नहीं लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो पार्ट है ना उसका, फिर आपके लिए नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, यही मैं समझा, मैं तो मना कर देता हूँ, थक चुका हूँ मैं ना लोगों को बता फिर नहीं करना। अगर गुर्दे नहीं है ना तो मत करो, अपना नौकरी करो, 9 to 5 की जॉब करो, दैट इज गुड। कोई उसमें परेशानी नहीं है, कोई वो गाली थोड़ी है, अच्छा है, करना चाहिए। बट अगर आपको कुछ, आप ये देख रहे हो उसने कमा लिया मैं भी कमा लूंगा, चलो स्टार्ट करता हूँ, तो जीवन में नहीं हो पाएगा। भाई उसने क्या करा है पीछे, उसने कितनी स्लीपलेस नाइट्स निकाली है, उसने कहाँ पे क्या क्या चीजें गलत करके सीखा है, उसने कौन कौन सी चीजों में सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है, और कौन कौन सी चीजों में वो पीछे बहुत सौरों में है, बट आपको चेहरा हंसता हुआ दिखाया है, ये आपको नहीं पता है। एग्जैक्टली यही मैं बोलता हूँ कि मुझे इतने लोग मिलते हैं ना कि आपने अच्छा बना लिया है, यू आर हैविंग योर ओन स्पेस, आपने इतने अवार्ड्स जीते हैं, इतने सेशन किए हैं, अच्छा पैसा कमाते हो, बट ये जो आपने बात बोली, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के पीछे की कहानी आपको नहीं पता है। आपको चेहरा हंसता हुआ दिखता है, लेकिन वो आंसू नहीं दिखता है, वो जो रातें हमने काली की हैं या सोए नहीं है, वो नहीं दिखाई देता है। और वो भी हमने ऑर्गेनिकली किया है, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी किया था भाई, हमने हमारे लिए किया था, आपको आपके लिए करना पड़ेगा भाई। वो मैं तो मतलब आप और हम कितने पब्लिक प्लेटफॉर्म बताते कि हमने कहाँ पे से हमने निकले और कहाँ तक चले गए, हमारी इच्छा ही नहीं होती बताने, क्योंकि हमारा अभी दूसरी चीजों पे टारगेट है। मैं क्यों दूसरे लोगों को बताऊं, बट आप मेरे पास में आए पूछने के लिए कि मुझे स्टार्टअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अगर करना है तो ये सब चीजें होंगी, अगर इसको लेने के लिए तैयार हो तो चलो बढ़ जाओ आगे। कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं टाइम नहीं है ये करने का, मतलब बिजनेस में टाइम नहीं दे पाते हम, उनके पास तो टाइम है। आपको क्या लगता है व्हाट इज टाइम
And what is the importance of time as far as business is concerned? ये टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप जब तक समय नहीं लगाओगे किसी चीज के अंदर तो कैसे रिजल्ट आउटपुट आएगा आपके पास में। आप ये सोचो, हाँ ठीक है, आपके पास में एक बहुत बड़ा एम्पायर है, टीम बड़ी सी है, पैसा बहुत है, आपको एक नया वेंचर स्टार्ट करना है तो एक बात डिफरेंट है, वो वर्टिकल टाइप हो जाता है। बट आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो और आप बोलते हो कि भाई मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है, बट मुझे एक बड़ा वेंचर क्रिएट करना है, एक एम्पायर बनाना है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। वही तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करोगे तब आप सोचोगे। आप इस चीज में मानते हो सबके पास 12 घंटे हैं, 24 घंटे हैं? देखिए, हमारे पिताजी बहुत अच्छी बात बोलते थे कि मतलब थोड़ा सा टांग खींचने के लिए बोलते थे। कभी कभी पापा को बोलते, पापा वो उन्होंने बोला कोई काम करने के लिए और हमने बोला पापा समय नहीं है, तो पापा रिटर्न में ये बोलते थे कलेक्टर के पास में भी समय निकल जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट संभालता है पूरा, ही इज अ मजिस्ट्रेट, उसके पास में 1760 डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद में उड़ती हुई चीजें रियल टाइम में आती हैं जो कभी आपने आज सुबह उठते से सोचा ही नहीं कि यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, यहाँ झगड़े हो जाएंगे, ये कुएं में गिर जाएगा, वो मर जाएगा, और सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? कलेक्टर के। उसके बाद में भी वो समय निकाल लेता है, तो फिर आप नहीं ये कह सकते। मैंने एक बड़ी कमाल की चीज सीखी, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। लोग कहते हैं कि यार हर बिजनेसमैन के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे। मैं कहता हूँ बिजनेसमैन के पास कभी भी 24 घंटे नहीं होते। बिजनेसमैन के पास मल्टीपल, उससे भी बहुत ज्यादा घंटे होते हैं। आप सपोज करो आप एक जॉब में हैं, जॉब में आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन के पास में आप जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 8 गुना 100 करोगे तो उसके पास 800 घंटे काम हो रहा है एक दिन में, और आपके लिए 8 घंटे काम हो रहा है दिन में। तो ये डिफरेंस मुझे समझ में आया आफ्टर बिकमिंग समबडी कि हाँ, जो एक अच्छे बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है, एक लोगों को हेल्प करना चाहता है, हजारों तरीके के लोगों से हम मिलते हैं, मैंने गॉट टू नो कि हाँ, हमें अपने टाइम को इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मुदेश जी, वन मोर क्वेश्चन, यंगोवेटर इज फंडेड और येट टू बी फंडेड? तो यंगोवेटर इज ब्लेस्ड विथ मल्टीपल वेल विशर्स। तो ऐसे ही हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्त हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, और ईश्वर ने उनको अच्छे सिचुएशन से नवाजा है, पैसे भी बहुत हैं। तो हम लोग जब ऐसे ओवर कॉफ़ी या किसी जगह पर डिस्कशन कर रहे थे, यंगोवेटर की ऐसी बात कर रहे थे, तो उनको इमीडिएटली आधे घंटे के कन्वर्सेशन में समझ में आया कि यार यंगोवेटर कुछ अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब हमें बोला कि वी ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। अब पार्ट ऑफ जर्नी बनने के लिए वन ऑफ द easiest way is to invest a small amount as well as become a part, take the equity of the company। तो ऐसे कुछ अच्छे 5-6 वेल विशर्स हैं जिन्होंने एज ए एंजल इन्वेस्टमेंट हमको इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि IIT रोपर ने यंगोवेटर के आइडिया को सपोर्ट किया। तो हमारा जो भी काम होता है उसमें IIT रोपर के एसोसिएशन से हम उसको कर पा रहे हैं, और IIT रोपर ने इन्वेस्टमेंट भी किया हमारी कंपनी के अंदर। तो इसके अलावा और SDFC का सोशल एंटरप्राइज का एक विंग है जो सोशल स्टार्टअप्स को, फॉर प्रॉफिट सोशल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। तो SDFC की नेशनल विंग ने यंगोवेटर के अंदर सपोर्ट किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया एज अ फॉर्म ऑफ ग्रांट। और इसके अलावा अभी रिसेंट की 4 दिन पुरानी न्यूज़ है कि हमें टाटा ने भी सपोर्ट किया अभी। यही मैं बोलने वाला था, तो कि I came to know, मैंने कहीं पे न्यूज़ पढ़ा था। हाँ, तो टाटा इन्वेस्टमेंट मतलब सपोर्ट कर रहा है, और साथ में टाटा का जो नॉलेज है और जो उनका क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एक नया सिस्टम लेके आएगा। और अभी हमारे टीम मेंबर्स IIM कलकत्ता जा रहे हैं 3 दिन के लिए, टाटा ही करवा रहा है उनको, और वहाँ पे विल बी लर्निंग ऑल्सो, और कैसे इस वेंचर को नेक्स्ट लेवल पे लिया जा सके। तो कहने का मतलब ये कि अभी हमने एंजल इन्वेस्टमेंट, जो टेक्निकल भाषा में एंजल इन्वेस्टमेंट हमने रेस किया है, और हम लोग ऑलरेडी एक अच्छा सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस बना रहे हैं, और विद द इम्पैक्ट दैट वी आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू क्रिएट। और कोशिश ये रहेगी कि इसको स्केल करने के लिए और अच्छे लाइक माइंडेड लोग जुड़ें साथ में। वो शायद डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी यंगोवेटर के अंदर कर सकते हैं अपने हार्ट एंड सोल का और अपने स्वेट का। और कुछ लोग अगर इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो अभी हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे साथ में हैंड इन हैंड हमको हेल्प भी करे, सपोर्ट भी करे, बिजनेस डेवलपमेंट भी हो और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी आ जाए। सर, स्टार्टअप को फंडिंग के लिए कब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? आज जो करंट परिप्रेक्ष्य उसमें क्या होता है कि
फंडिंग को एक सक्सेस के रूप में देखा जाता है कि यार XYZ स्टार्टअप को पैसा मिल गया तो वो सक्सेसफुल हो गया। ये हमारे आसपास का एक नोशन एनालॉजी बन गई है जो कि सही नहीं है। भाई उसको तो एक्सटर्नल पैसा मिला है चलाने के लिए। मतलब अगर आप एक नॉर्मल टर्म में देखे जाओ, पुराने जमाने के बिजनेसमैन से अगर आप पूछोगे ना, तो जो व्यक्ति खुद से बिजनेस चला रहा था वो ज्यादा सक्सेसफुल कहलाया जाता था बनिस्बत जिसके जो किसी से उधार लेता था। अब वो उधार का सोफिस्टिकेटेड नेम क्या हो गया? फंडिंग। आप समझना। तो कहने का मतलब यह है कि उधार लेना अच्छा है या बुरा नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि क्या उधार लेने से आप बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बोलना चाहते थे क्या? पहले नहीं बोलते थे ना। वो उधार उस बिजनेस को फ्यूल देने के लिए, बूस्ट देने के लिए था। वैसे ही फंडिंग भी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए है। और वो फंडिंग उधार कब लेने आते थे? जब जरूरत रहती थी। अब जेब में पैसा है तो आप उधार लेने आते थे क्या? नहीं। क्यों उधार में आपको ब्याज देना पड़ेगा। यू हैव टू पे ब्याज, तभी तो आप उधार लेते। यहां पे आपकी कंपनी का सबसे अभिन्न अंग, आपकी इक्विटी, वो आप शेयर कर रहे हो। दैट्स व्हाई ऑल्सो फंडिंग इज नॉट अ सक्सेस क्राइटेरिया। हाँ, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वैलिडेशन कि हाँ, इनके पास में एक फंड पैसा है और आपने जाके इनको आइडिया सबमिट करा, इन्होंने आइडिया आपका समझा और उस समझने के बाद में आप में पैसा डाल दिया। मतलब दुनिया को ये महसूस होगा कि हाँ, एक व्यक्ति है जिन्होंने इनके आइडिया को सुन के वैलिडेट कर दिया। सक्सेस नहीं हुआ है अभी। अब अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आपके पास में नीड या उसका यूटिलाइजेशन प्लान है क्या? भाई मेरे पास में आज 5 करोड़ रुपए की फंडिंग आती है तो क्या मैं उस फंडिंग को कहां पे यूटिलाइज करना चाहता हूं? मेरे पास में प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए। मैं बिजनेस को कहां से आज कहां है, 5 करोड़ आने के बाद में कहां तक जाएगा, या जो भी XYZ अमाउंट है वो मेरे पास में उसका प्लान है क्या? ये सब चीजें आपके पास में एकदम सामने तैयार है तो आप फंडिंग के लिए जाइए। डोंट गो फॉर रैट रेस। ये मेरे फ्रेंड ने उठा लिया तो चलो मैं भी उठा लूं, मैं कल न्यूज़पेपर मीडिया में आ जाऊंगा। अभी एक स्टार्टअप फाउंडर मुझे मिला जिसको कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI आया, 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। उन्होंने इमीडिएटली अपने जितने भी वो सैमसंग के फ़ोन थे वो आईफोन से कन्वर्ट कर दिए, नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप को एप्पल लैपटॉप ले लिया और नई कार खरीद ली। पैसा खत्म। फिर वापस से आप वहीं पे खड़े हैं। वो जिसने पैसा दिया वो भी तो आपसे पूछेगा क्रेडिबिलिटी लाइन पे। भाई आपको दुनिया में, भाई एक बार आपने किसी से उधार लिया करते थे पहले के जमाने में लोग, और आप उसको चुका नहीं देते तो आपका इज्जत खराब होती थी कि नहीं होती थी? खराब हो जाती थी। जिसको बनाने में फंडिंग भी वही जिम्मेदारी है। आप किसी का हार्ड अर्न मनी, किसी ने मेहनत करके कमाया हुआ पैसा वो आपकी कंपनी में लगा रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके पैसे को आप अच्छे से बड़ा करके आप उसको वापस करने की कैपेबिलिटी रखो तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। तो पैसा एक जिम्मेदारी लेके आता है और जब तक उस जिम्मेदारी का आपको एहसास है कि हाँ मेरे को ये डायर नीड है जिससे मैं यहां से यहां पे पहुंच जाऊंगा, तो आप पैसा लो। ये बिल्कुल मतलब एज ब्लंट इज दिस। मुझे पैसा मतलब मुझे शो ऑफ, मेरे इन्वेस्टर्स की कोई लिस्ट आपको मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाली। मैंने कोई ऐसा वो नहीं शो ऑफ किया कि इन्होंने फलाने चंद ने 10 लाख रुपए डाले ना, इन्होंने 15 लाख, क्योंकि वो मेरे लिए जिम्मेदारी है। वो मेरे लिए जिम्मेदारी है। वो मैं जो हेल्प कर रहे हैं वो तो ठीक है। तो मुझे ये सक्सेस हो कि मैंने किसी से कितना पैसा उठाया, उससे अच्छा मैं ये सक्सेस बताऊं कि मैंने कितने स्कूल के साथ में कोलैबोरेशन करके कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है कि जो ये फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, आजकल क्या चल रहा है, कुछ स्टार्टअप फाउंडर जिनके पास बैंक में पैसा है 4-5 करोड़, फिर भी 50 लाख 1 करोड़ रुपए की फंडिंग मांगने चले जाते हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब उसका बेनिफिट देखिए, वो ऑलरेडी हैविंग 5 CR। हर एक का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। क्या होता है, ये लेवल वाइज लेवल जब आप ऊपर चले जाते लगते हो तो लोगों की इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और लोगों को एक बिजनेस का दायरा भी बड़ा होने लग जाता है। जब आप कोई एक सिस्टम सेट कर रहे हो जिसमें आपका पूरा इंडिया ऑडियंस है तो वहां पे 5 करोड़ कोई काम मतलब कोई वर्थ नहीं है। 5 करोड़ उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, मेरे को इसको यूज करके कंपनी का रनवे 3 महीने 4 महीने 5 महीने का ही दिख रहा है। मुझे अगर बड़ा स्केल पे एक साथ मैंने थीसिस प्रूफ कर रखी है और मुझे इसको एक साथ 50 सिटीज में लेके आना है तो आई नीड अ बिग अमाउंट, बिग कैपिटल। जैसे फिजिक्स वाला की बात करें, फिजिक्स वाला ने फर्स्ट अपना ऐप लॉन्च करा, डाउनलोड हो गया। GSV वेंचर्स जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडटेक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनसे उन्होंने पैसा लिया। क्यों लिया? उन्होंने बोला कि भाई मैंने ओवरऑल ये जाना
कि जब मैं ऐप के थ्रू मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उनको उस लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है, मुझे अगर इस इम्पैक्ट को बड़ा करना है तो मुझे अलग अलग सिटीज में अपने फिजिकल कैपेसिटीज खोलना पड़ेंगी, उसके लिए लोगों के सामने मार्केटिंग करना पड़ेगी। मेरे यूट्यूब का ऑडियंस सैंपल नहीं है, क्योंकि इंडिया के गाँव में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स हैं जो मुझे नहीं जानते, उनके लिए मुझे जरूरत है। तो इसलिए उसने 400-500 करोड़ रुपए उठाए और अब यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए वो काम का है। तो कहने का मतलब ये परिप्रेक्ष्य, आपको यूटिलाइजेशन कितना है। तो अगर आपको ये मालूम है कि मैं एक ऐसा चीज जो सक्सेसफुल है, इसको मैं ब्रॉडर ऑडियंस तक ले जा सकता हूं, तो हो सकता है 500 करोड़ उठाने के लिए मार्केट में निकलो और आपको लोग देने के लिए तैयार भी हो जाए। दो तरीके से लोग फंडिंग दे रहे हैं आजकल के टाइम में कि आप हमारे दिमाग का इस्तेमाल करो। लाइक कुछ कामयाब बिजनेसमैन वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। लाइक हमारे पास भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि सर आप ये कंसल्टेशन तो कर रहे हो बट साथ में मिलकर काम करें, तो आई एम नॉट एग्री इन पेइंग दैट अमाउंट टू देम। रादर देन दैट हम ये कोशिश करते हैं कि भैया हम स्ट्रेटेजी बना देते हैं आपके लिए, वी कैन डू वर्क लाइक दिस। तो बड़े लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी के बेस पे भी ये एक्सचेंज ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। कई सारे जो प्रूवन लोग हैं, जिनको हमको लगता है कि ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस को X से 10X लेवल ले जाने पे मुझे हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करवा सकते हैं, पार्टनरशिप करवा सकते हैं, नया नेटवर्क खोल सकते हैं, जिन्होंने पहले इस टाइप के स्टार्टअप में ऑलरेडी काम किया हुआ है, बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, वो उनका जो विजडम है वो मेरे कंपनी के लिए ऑन द गो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करेगा। तो मैं उनके इस सभी चीज़ों के टेबल पे आने के बिहाफ पे आई विल ट्राई टू हैव देम एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी बाय शेयरिंग द इक्विटी ऑफ द कंपनी। दिस इज़ वन थिंग। बट उसके अंदर फोमो के अंदर किसी को लाने से फायदा नहीं है। आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो XYZ व्यक्ति आ रहे हैं, इनसे हमारी कंपनी को क्या फायदा हो सकता है और हम कहाँ पहुँच पाएंगे, और क्या उन व्यक्ति को भी आपकी कंपनी में उतना इंटरेस्ट है कि नहीं है। ये आपका नॉन मॉनिटरियल एक्सचेंज ऑफ इक्विटी कहलाता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास में ऐसे मेंटर्स, एडवाइजर्स हैं जो इस टाइप के एडवाइजर इक्विटी बोलते हैं उसको। कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ आते हैं जो बहुत बड़े स्तर के हैं, जिनका पहले पैकेज लाखों रुपए में था, आज वो लाखों का पैकेज आप नहीं दे पा रहे हो, और वो व्यक्ति आ रहा है बट वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, और आप उसको अपनी कंपनी का अभिन्न पार्ट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए एक टर्म स्वेट इक्विटी कहलाती है, क्योंकि वो अपना पसीना आपको दे रहा है, वो अपनी मेहनत करके दे रहा है, तो उसके स्वेट के बिहाफ पे आप उसको इक्विटी देते हो। तो ऐसे बहुत सारे एक क्या बोलते जो एम्प्लॉयज़ आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी बड़ी टीम है आपके पास में, और आप उनको भी आपकी सक्सेस का पार्ट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपका एक सर्टेन सेट ऑफ शेयर्स आप उनके लिए रखते हो कि वो आपके साथ में 3 साल 5 साल काम कर लें, तो वो अपने शेयर्स वेस्ट करके उनके वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन भी वो अपने लिए कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, फ्लिपकार्ट के ऐसे कई सारे एम्प्लॉय, मतलब टॉप 30-40 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट के शेयर होल्डर थे, और फिर उन्होंने शेयर बेच के बिकॉज वो कैपेबिलिटी भी रखते थे, वो आज इन्वेस्टर्स हैं और अपने नए वेंचर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज गुड, इट्स फॉर द ओवरऑल इकोसिस्टम। यू हैव टू काइंड ऑफ क्रिएट इकोसिस्टम वेयर पीपल टेंड टू वर्क विथ यू एज अ अथॉरिटी, एज अ लीडर। ग्रेट मुदित जी, हमने आपको अंतिम सवाल, नेक्स्ट टाइम हम फिर से बैठेंगे, कोशिश करते हैं जी कि ये बहुत कुछ हो गया शायद ऑडियंस के लिए जी, और मेरा माइंड भी अब उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है। रीजन भी आई एम दैट मच इनटू द बिजनेस और यंगोवेटर में सोच पा रहा हूँ कि हाँ आप कहाँ पहुँच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और कोशिश करते हैं कि फिर कभी दोबारा बैठेंगे, कुछ और चर्चा को इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, हमारे आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर और हमारे साथ बैठकर? हमारे साथ अच्छी बात यह है कि यंगोवेटर में हमारे पास में बहुत सारे यंग इनोवेटर्स कुछ ना कुछ नया करते रहते, तो हमारे पास में हमेशा नई स्टोरीज होती है शेयर करने के लिए। तो जब भी बैठेंगे तो नए बच्चों की नई स्टोरीज के साथ में बात करेंगे, जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ा है उसकी बात करेंगे। आपने ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, अच्छा है, लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस तो है ही, बट साथ में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपके साथ में एक पॉडकास्ट के रूप में आ रहे हैं और अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आई विश ऑल द बेस्ट कि आपका ये जो नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव है ये राइट ऑडियंस तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा लें, एंड ऐसे ही ओवरऑल चीज़ें इवॉल्व हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।